हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। 9 जनवरी हेमंत कैबिनेट की बैठक, अहम प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 9 जनवरी को होगी। ये जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग समन्वय ने दी है। कैबिनेट की बैठक शाम 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन में शुरू होगी। जानकारी के अनुसार बैठक में ऊर्जा, पथ, कृषि सहित कई विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। रांची में पत्रकार पर हमला करने वाले 2 अपराधी 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार। पत्रकार के साथ मारपीट और लूटपाट की कोशिश करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर पुलिस की टीम ने 12 घंटे के भीतर घटना में शामिल दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान बिहार के औरंगाबाद निवासी ऋषभ कुमार और रामगढ़ के मांडू निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि मंगलवार की देर रात पत्रकार मुकेश कुमार ड्यूटी से अपने घर लौट रहे थे, तभी सदर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक कोकर के पास एक बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों ने उन्हें रोका। दोनों अपराधियों ने मुकेश कुमार के साथ मारपीट की और उनका मोबाइल व पैसा छीनने की कोशिश की। इस घटना के संबंध में पीड़ित के बयान पर सदर थाना कांड संख्या 6/25 दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड का खुलासा किया और घटना में शामिल दोनों अपराधियों की धरपकड़ शुरू की। पुलिस ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर दोपहिया वाहन सहित दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में हाड़ कंपाने वाली ठंड बरकरार, 9 जिलों का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे। झारखंड में हाड़ कंपाने वाली ठंड बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं 8 जनवरी को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, लोहरदग्गा, कोडरमा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला में शीतल लहर चलने की संभावना जताई गई है। वहीं रांची के आसपास के क्षेत्रों में 8 जनवरी को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। 9 जनवरी को अधिकतम 22 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि 10 जनवरी को अधिकतम 21 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसार हैं, जबकि 11 जनवरी को अधिकतम 22 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। अवैध खनन के खिलाफ छापा, संकरी गली पहुंची सीबीआई। सीबीआई अधिकारियों का दल अवैध खनन की जांच के दौरान संकरी गली पहुंचा। इससे पहले जिला माइनिंग अधिकारी कृष्णा कुमार किस्कू को बुलाकर माइनिंग लीज से संबंधित जानकारी ली। सीबीआई की टीम अवैध खनन की जांच के लिए कल शाम साहिबगंज पहुंची थी। बुधवार की सुबह से जांच शुरू की। सीबीआई अधिकारियों का दल नींबू पहाड़ पर भी जाएगी। सीबीआई के छापे से खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। जांच अधिकारी लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। 9 जनवरी को झारखंड को मिलेगा एक और मेडिकल कॉलेज। झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ने जा रही है। 9 जनवरी को सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। ये निजी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों किया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि राज्य में सरकारी के साथ निजी मेडिकल कॉलेजों की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि 9 जनवरी झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन होगा, जब राज्य को एक और मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। इससे न केवल राज्य में डॉक्टरों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाएं भी और अधिक सुदृढ़ होंगी। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से झारखंड के छात्रों को मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। राज्य के बच्चे अब यहीं रहकर डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। रांची पुलिस के हाथ अब तक खाली, कहां है मासूम अंश और अंशिका? स्वान दस्ता भी हुआ फेल। राजधानी रांची के धुरवा से 2 जनवरी से गायब 2 मासूम बच्चों की तलाश को लेकर रांची पुलिस ने एक जंबो टीम बनाई है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों मासूम बच्चों का पता पुलिस हासिल नहीं कर पाई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, दोनों मासूमों के परिजन हताश हो रहे हैं। रांची के धुरवा इलाके से 2 जनवरी से गायब 2 मासूम बच्चों को खोजने के लिए रांची पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पुलिस की तरफ से 51,000 पुरस्कार राशि की घोषणा भी की गई है, लेकिन बच्चों का अब तक कोई सुराग हासिल नहीं हो पाया है। मंगलवार को दोनों बच्चों को खोज निकालने के लिए रांची पुलिस ने हाउस सर्च अभियान भी चलाया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। बुधवार को तो रांची पुलिस ने अपने पूरे सामान दस्त को ही धुरवा में उतार दिया। खोजी कुत्ते लगातार बच्चों की तलाश करते रहे, लेकिन उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। बच्चों के पुराने कपड़े डॉग स्क्वाड की टीम को उपलब्ध करवाया गया था, ताकि अगर इलाके में बच्चों को कहीं छिपाया गया हो या फिर किसी जगह बच्चे फंस गए हों तो उन्हें खोजा जा सके। लेकिन दिन भर की मेहनत के बावजूद पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी। रांची पुलिस के द्वारा रांची के सभी रेलवे स्टेशन,
सभी बस स्टैंड के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की कई टीमें रांची, हटिया, टाटी सिलवे और नामकुम रेलवे स्टेशन भी पहुंची और वहां लोगों से पूछताछ की। बच्चों की तस्वीर दिखाई, लेकिन कोई जानकारी उन्हें बच्चों को लेकर नहीं मिल पाई। बस स्टैंड में भी पुलिस ने एक एक बस में यात्रियों से लेकर बस के ड्राइवर और खलासी तक से बच्चों की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में जानकारी हासिल की, लेकिन कोई कुछ भी बता नहीं पाया। रांची एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि बच्चों की तलाश के लिए पुलिस पूरी शिद्दत से काम कर रही है। इस मामले की गहन जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी के नेतृत्व में डीएसपी, इंस्पेक्टर और तकनीकी सेल की टीम को भी शामिल किया गया है, ताकि हर संभावित पहलू की जांच की जा सके। चाईबासा में जंगली हाथियों का आतंक, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार देर रात गोइलकेरा थाना क्षेत्र के सोवा गांव में एक जंगली हाथी ने भीषण उत्पात मचाया। इस दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों को कुचलकर मार डाला। इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में शोक और भय का माहौल है। जानकारी के अनुसार सोवा गांव निवासी कुंद्रा बहदा अपने परिवार के साथ झोपड़ी में सो रहे थे। इसी दौरान देर रात अचानक जंगली हाथी गांव में घुस आया और उनकी झोपड़ी पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में कुंद्रा बहदा, उनकी बेटी कोदमा बहदा और बेटा सामू बहदा को हाथी ने कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हमले के दौरान कुंद्रा बहदा की पत्नी किसी तरह जान बचाकर भागने में सफल रहीं, जबकि उनकी दूसरी बेटी जिंगी बहदा गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल बच्ची के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उसे प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए राउरकेला रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन क्षेत्र पदाधिकारी रामजी राम ने बताया कि हमले में 3 लोगों की मौत हुई है। घटना के बाद विभाग की ओर से मृतकों के परिजन को तत्काल राहत के रूप में 20,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। साथ ही वन विभाग के अधिकारी द्वारा सरकारी मुआवजे से संबंधित आवश्यक कागजी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। लगातार हो रहे हाथियों के हमलों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश और भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल से सटे गांवों में हाथियों की आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में नियमित निगरानी, हाथी भगाने की व्यवस्था और स्थायी सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की है। बता दें कि कई दिनों से इलाके में हाथियों का आतंक जारी है। लोग सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। झारखंड में जल्द होगा एसआईआर शुरू, दूसरे राज्य से आए लोगों को दिखाने होंगे ये दस्तावेज। झारखंड में मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण का काम फरवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू होने वाला है। अगर प्रारंभिक तैयारी से भारत निर्वाचन आयोग संतुष्ट होता है तो 16 फरवरी से एसआईआर की शुरुआत हो सकती है। इन सब के बीच एसआईआर को लेकर वैसे मतदाता बेहद चिंतित हैं जिनका नाम दूसरे राज्य के 2003 के वोटर लिस्ट में दर्ज है, लेकिन बाद में वे झारखंड के वोटर बन गए हैं। उनका क्या होगा? इसके अलावे अक्टूबर 2024 में प्रकाशित मतदाता सूची के बाद जिनका उम्र 18 साल वर्तमान में हो गया है, वे कैसे वोटर बनेंगे? झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार के अनुसार ऐसे लोग जिनका 2003 या अन्य वर्षों में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान दूसरे राज्य के वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, उनका वेरिफिकेशन बीएलओ ऐप के माध्यम से फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए बीएलओ करेंगे, जिसमें उस राज्य के वोटर लिस्ट से मिलान करके कंफर्मेशन किया जाएगा। ऐसे ही जो पहली बार वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना चाहते हैं, वे एक घोषणा पत्र के साथ माता या पिता के दस्तावेज के साथ फॉर्म 6 भरकर बीएलओ को जमा कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पेरेंटल मैपिंग का काम अंतिम चरण में है। इसके बाद मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया फिजिकल वेरिफिकेशन के आधार पर होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड में एसआईआर के लिए आधार वर्ष 2003 के वोटर लिस्ट को बनाया है। जाहिर तौर पर 2003 के वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक पाए जाएंगे जिनका नाम उस समय दूसरे राज्य के मतदाता सूची में शामिल था। आयोग के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए चुनाव आयोग के वेबसाइट पर पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद प्रकाशित डिजिटल कॉपी को सार्वजनिक किया है, जिसके आधार पर बीएलओ वोटर का वेरिफिकेशन करेंगे। बहरहाल आयोग के द्वारा एसआईआर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं और कोई अयोग्य जुटे नहीं। विनय चौबे को हाईकोर्ट का झटका, सेवायत भूमि का अवैध खरीद बिक्री मामले में जमानत याचिका खारिज। अलग अलग कांड में न्यायिक हिरासत में चल रहे आईएएस विनय चौबे को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। मामला सेवायत भूमि की अवैध खरीद बिक्री से जुड़ा है। दरअसल आईएएस विनय चौबे पर हजारीबाग में उपायुक्त के पद पर रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध खरीद बिक्री का आरोप लगा था। इस मामले में अगस्त माह में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। फिर एसीबी ने कांड संख्या 9/2025 दर्ज कर कार्यवाही शुरू की है। विनय चौबे ने इस मामले में राहत के लिए हजारीबाग स्थित एसीबी के स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन 16 सितंबर को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।
स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। खास बात यह है कि इस मामले में विनय चौबे के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है। विनय चौबे की जमानत याचिका पर अधिवक्ता आर.एस. मजूमदार ने दलील पेश की। वहीं एसीबी की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया ने इसका विरोध किया। बता दें कि पिछले कई माह से आईएएस विनय चौबे न्यायिक हिरासत में हैं। उनको उत्पाद घोटाला मामले में एसीबी ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। हालांकि खराब स्वास्थ्य की वजह से रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। चतरा में ममता हुई तार-तार, नाले में मिला नवजात बच्ची का शव, दुनिया देखने से पहले ही तोड़ा दम। माँ एक ऐसा पावन शब्द जिसे दुनिया में ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। कहते हैं कि माँ की ममता के आगे स्वर्ग का सुख भी फीका है। लेकिन मंगलवार को चतरा से जो हृदय विदारक खबर सामने आई है, उसने इस पवित्र रिश्ते पर कालिख पोत दी है। चतरा के कठौतिया तालाब के पास एक गंदे नाले में एक नवजात बच्ची का शव मिला है। एक मासूम जिसने अभी इस दुनिया की हवा में ठीक से सांस भी नहीं ली थी, उसे उसकी अपनी ही माँ ने मौत के कीचड़ में धकेल दिया। क्या मजबूरी रही होगी या क्या सामाजिक डर, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस घटना ने पूरी मानवता को धिक्कारने पर मजबूर कर दिया है। मामला चतरा सदर थाना क्षेत्र के कठौतिया तालाब का है। मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे जब स्थानीय ग्रामीण इलाके में घूम रहे थे, तभी समाज सेवी और ग्रामीण अनुज कुमार प्रधान की नजर नाले के बीच पड़ी एक छोटी सी आकृति पर पड़ी। पास जाकर देखा तो मंजर देख रूह कांप गई। गंदे पानी और कीचड़ के बीच एक नवजात बच्ची का निष्प्राण शरीर लावारिस पड़ा था। खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी और हर दिल इस क्रूरता को देखकर आक्रोशित था। जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाती है, वहीं चतरा की इस घटना ने उन नारों की हकीकत बयां कर दी है। स्थानीय ग्रामीण अनुज प्रधान ने भरे गले से कहा कि ये समाज के लिए एक काला मैसेज है। ये मानवता को धिक्कार देने वाली घटना है। मां की ममता पर इससे बड़ा कलंक कुछ नहीं हो सकता। जाने अनजाने लोग गलत काम कर लेते हैं, लेकिन उसकी सजा इस मासूम को क्यों मिली? जिस बच्चे का अंतिम संस्कार सम्मान से होना चाहिए था, उसे नाले में फेंक दिया गया। आज इस मंजर को देखकर हमारा रोमा रोमा सिहर उठा है। ऐसी मां को संसार में धिक्कार है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन और थाना प्रभारी विपिन सिंह पुलिस बल और सदर अस्पताल की एम्बुलेंस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल भेज दिया है। एसडीपीओ ने इस घटना को समाज के माथे पर कलंक बताते हुए दोषियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक जैसे तेवर दिखाए हैं। ये अत्यंत घृणित और शर्मसार कर देने वाली घटना है। हमने शव को कब्जे में लिया है और गहन जांच शुरू कर दी गई है। जिसने भी इस मासूम के साथ ऐसा किया है, उसे चिन्हित कर कठोरतम कानूनी सजा दिलाई जाएगी। समाज में ऐसे कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सवाल सिर्फ उस मां का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का भी है जिसने एक मासूम को जन्म लेते ही मौत के मुंह में धकेल दिया। कठौतिया तालाब का वो नाला आज सिर्फ एक बच्ची का शव नहीं, बल्कि हमारी मर चुकी संवेदनाओं को ढो रहा है। मुख्य सचिव और कार्मिक सचिव से मिलकर संतुष्ट हुए पलामू चतुर्थ वर्गीय भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी। पलामू जिला के चतुर्थ वर्गीय यानी 4th ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल ने आज झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार एवं झारखंड के कार्मिक सचिव प्रवीण टोपो जी से मुलाकात कर अपनी गंभीर समस्याओं एवं पीड़ा को भावुक स्वर में रखा। मुलाकात के दौरान छात्र बेहद व्यथित एवं भावुक दिखाई दिए। छात्रों ने विशेष रूप से जुलाई 2025 में जारी पलामू चतुर्थ वर्गीय भर्ती विज्ञापन पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मैट्रिक के अंकों के आधार पर डायरेक्ट चयन की प्रक्रिया अपनाकर पलामू के गरीब, मेहनती और संघर्षशील छात्रों का हक मारा जा रहा है। छात्रों ने स्पष्ट रूप से ये मांग रखी कि चतुर्थ वर्गीय भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से कराई जाए ताकि सभी वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके। अविनाश कुमार एवं कार्मिक सचिव प्रवीण टोपो जी ने छात्रों के साथ बैठकर धैर्यपूर्वक उनका दुख दर्द सुना और पूरी संवेदनशीलता के साथ छात्रों को आश्वस्त किया कि किसी भी छात्र का हक नहीं मारा जाएगा। इस अवसर पर अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि पलामू चतुर्थ वर्गीय भर्ती को लेकर नियमावली में आवश्यक संशोधन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। परीक्षा आधारित चयन प्रक्रिया को लेकर सकारात्मक निर्णय लेने की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। मुख्य सचिव ने यह भी बताया कि वे इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं मुलाकात कर जानकारी देंगे। अधिकारियों ने छात्रों को यह भी आश्वासन दिलाया कि अतिशीघ्र पलामू में चतुर्थ वर्गीय परीक्षा कराई जाएगी और छात्रों की जायज मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पलामू से अफीम की खेप जाने वाली थी लुधियाना। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। पलामू जिला से लाखों की अवैध अफीम की खेप को पुलिस ने जब्त किया है। अफीम की तस्करी पंजाब के लुधियाना में होने वाली थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेप को जब्त कर लिया है, जबकि 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी तस्कर आपस में रिश्तेदार हैं। एक आरोपी पंजाब के लुधियाना में लंबे समय से रह रहा है और अफीम के कारोबार से जुड़ा हुआ है।
पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि मनातू थाना क्षेत्र के चक के इलाके से अफीम की तस्करी होने वाली है। इसी सूचना के आलोक में लेस्लीगंज एसडीपीओ के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में 2 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। पकड़े गए युवक उमाशंकर कुमार के घर से पुलिस ने 1.114 किलो अफीम को बरामद किया है, जबकि पुलिस ने अफीम के तस्करी के आरोप में उमाशंकर कुमार और उसके रिश्तेदार राहुल कुमार को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई को लेकर मनातू के थाना प्रभारी विक्की कुमार ने बताया कि छापेमारी में पकड़ा गया आरोपी राहुल कुमार लुधियाना के इलाके में रहता है और अफीम के कारोबार से जुड़ा हुआ है। वो अफीम लेने के लिए वो मनातू के चक इलाके में आया हुआ था। अफीम की खेप की तस्करी पंजाब के लुधियाना के इलाके में होने वाली थी। पूछताछ में पुलिस को कई जानकारी मिली है, जिसके बाद आगे की कार्यवाही की जा रही है। 15 जनवरी से खुलेगा नियुक्तियों का रास्ता, झारखंड के विश्वविद्यालयों को मिल सकता है स्थायी नेतृत्व। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालयों में लंबे समय से चला आ रहा प्रशासनिक अस्थायित्व अब खत्म होने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है। लोक भवन स्तर पर ये संकेत मिले हैं कि 15 जनवरी 2026 से कुलपति और प्रतिकुलपति की नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। यदि तय कार्यक्रम के अनुसार प्रक्रिया पूरी होती है तो इसी माह राज्य के कई विश्वविद्यालयों को स्थायी शैक्षणिक नेतृत्व मिल सकता है। राज्य के उच्च शिक्षा तंत्र में फिलहाल कई अहम पद खाली हैं। रांची विश्वविद्यालय, डीएसपीएमयू, जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी और पंडित रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय ऐसे संस्थान हैं जहां कुलपति का पद लंबे समय से रिक्त है। वहीं रांची, कोल्हान, नीलांबर पीतांबर, विनोदा भावे, सिद्धो कान्हू मुर्मू और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति की नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है। सभी विश्वविद्यालयों के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए गए थे और योग्य अभ्यर्थियों की प्रारंभिक जांच पहले ही पूरी कर ली गई है। अब चयन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, जिसमें सर्च कमेटी चयनित उम्मीदवारों से संवाद करेगी। इसके बाद नामों का पैनल तैयार किया जाएगा, जिस पर अंतिम निर्णय संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया जाएगा। नियमित कुलपति और प्रतिकुलपति की अनुपस्थिति ने विश्वविद्यालयों के रोजमर्रा के कामकाज को प्रभावित किया है। कई संस्थानों में अतिरिक्त प्रभार के सहारे प्रशासन चलाया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय और डीएसपीएमयू का दायित्व फिलहाल झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के पास है, जबकि जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति निभा रहे हैं। ऐसे में निर्णय प्रक्रिया, अकादमिक योजना और प्रशासनिक स्थिरता प्रभावित हो रही है। इसी बीच झारखंड सरकार द्वारा लाया गया वह संशोधन विधेयक भी चर्चा में है, जिसमें विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल की बजाय राज्य सरकार के पास रखने का प्रस्ताव है। यह विधेयक विधानसभा से पारित होकर लोक भवन भेजा जा चुका है। हालांकि हाल के दिनों में एक अन्य राज्य के इसी तरह के एक प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत किए जाने के बाद झारखंड के विधेयक को लेकर भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। फिलहाल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जिन्हें राज्यपाल को सौंप दिया गया है। विश्वविद्यालय मंडलों में यह चर्चा भी तेज है कि राज्य के कुछ पूर्व कुलपति और सीनियर विश्वविद्यालय अधिकारी नए सिरे से नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। माना जा रहा है कि अनुभव को देखते हुए चयन प्रक्रिया में ऐसे नामों को प्राथमिकता मिल सकती है। गौरतलब है कि झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का कार्यकाल जुलाई 2026 में समाप्त होने वाला है, जिससे नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया और भी महत्वपूर्ण हो गई है। दावोस और यूनाइटेड किंगडम दौरे पर जाएगी हाई लेवल टीम। सीएम द्वारा प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार का एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर जा रही है। 18 से 26 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित इस दौरे की तैयारियों को लेकर मंगलवार शाम मुख्यमंत्री आवास पर समीक्षा बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच दौरे से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। अधिकारियों ने इस दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उनके नेतृत्व में झारखंड से 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में सहभागी बनेगा। ये पहला अवसर होगा जब झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक मंच पर भाग लेगा। राज्य के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख निवेशक, उद्योगपति एवं गणमान्य व्यक्तियों की सहभागिता होगी। अधिकारियों ने बताया कि दावोस में प्रस्तावित बैठकों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से झारखंड की खनिज संपदा, औद्योगिक ढांचा, सतत विकास आधारित दृष्टिकोण, पर्यटन क्षमता तथा निवेश की विविध संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में विभागीय तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि दावोस यात्रा के बाद प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड किंगडम लंदन का दौरा करेगा। लंदन दौरे के दौरान संस्थागत, शैक्षणिक एवं निवेश उन्मुख सहयोग, नीति एवं ज्ञान आधारित संवाद तथा भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ संवाद प्रस्तावित हैं।
ये अंतर्राष्ट्रीय दौरा राज्य में निवेश आकर्षित करने, औद्योगिक विकास को गति देने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम प्रवास के दौरान उद्योगपतियों, निवेशकों एवं संस्थागत प्रतिनिधियों के साथ संवाद के माध्यम से दीर्घकालिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि निवेश के दृष्टिकोण से राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल का ये अंतर्राष्ट्रीय दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिया कि राज्य सरकार की ओर से सभी तैयारियां समन्वित, प्रभावी एवं सुव्यवस्थित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने तथा बहुराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग के नए अवसर सृजित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि दावोस एवं यूनाइटेड किंगडम का ये प्रस्तावित दौरा राज्य में निवेश एवं विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, राशि खर्च करना विभाग का सिर्फ उद्देश्य नहीं, योजना की उपयोगिता और उसका क्रियान्वयन जरूरी है। रांची के हिसाग स्थित पशुपालन निदेशालय में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय खर्च को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में कृषि, उद्यान और भूमि संरक्षण के अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक के क्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय अधिकारियों को खर्च की रफ्तार बढ़ाने के लिए कार्य योजना के तहत काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष का अंतिम तिमाही चल रहा है और ऐसे वक्त में निदेशालय से लेकर जिला स्तर को दिए गए लक्ष्य की समीक्षा करते हुए काम करने की जरूरत है। मंत्री ने कहा कि विभाग का उद्देश्य योजना के तहत राशि खर्च करना मात्र नहीं है, बल्कि योजना की उपलब्धता, उपयोगिता के साथ बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के द्वारा संचालित योजनाएं समय सीमा के अंदर धरातल पर उतरे, योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को मिल सके, इस दिशा में विभागीय अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों से आगामी बजट के लिए बेहतर योजना का प्रस्ताव जल्द से जल्द देने का भी निर्देश दिया। मंत्री ने कृषि, उद्यान और भूमि संरक्षण विभाग की एक योजना की जमीनी हकीकत को जाना और जरूरी निर्देश भी दिए। बैठक के क्रम में जिला स्तर पर तय योजना के लक्ष्य की भी गंभीरता से समीक्षा की गई। भाई बहन की तलाश में रांची पुलिस ने शुरू किया हाउस सर्च अभियान, डीएसपी ने संभाला मोर्चा। राजधानी के धुरवा इलाके से 2 जनवरी से गायब 2 मासूम बच्चों को खोजने के लिए रांची पुलिस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पुलिस की तरफ से 51,000 पुरस्कार राशि की घोषणा भी की गई है, लेकिन बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। अब दोनों बच्चों को खोज निकालने के लिए रांची पुलिस ने हाउस सर्च अभियान शुरू किया है। दरअसल रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से लापता 2 मासूम भाई बहन अंश 5 साल और अंशिका 4 साल का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने अब दोनों बच्चों को खोज निकालने के लिए इलाके में हाउस सर्च अभियान शुरू किया है। हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस की एक बड़ी टीम धुरवा इलाके में सर्च अभियान चला रही है। हटिया डीएसपी खुद अपनी टीम के साथ एक घर की तलाशी ले रहे हैं। बच्चों के बारे में लोगों से पूछताछ की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची के सीनियर एसपी राकेश रंजन खुद मंगलवार को गायब बच्चों के घर पहुंचे और आसपास के इलाकों का जायजा लिया। साथ ही साथ फोर्स को यह निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द बच्चों को खोजने का काम पूरा किया जाए। घटना के 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन बच्चों की तलाश में पुलिस की तमाम कोशिशें अभी तक बेनतीजा साबित हो रही हैं। इसके चलते मामले को लेकर कई सवाल भी उठने लगे हैं। इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आसपास के घरों की तलाशी के साथ ही स्थानीय लोगों से गहनता से पूछताछ की गई है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। वहीं बच्चों के पिता सुनील कुमार ने बताया कि उनके बच्चों का अब तक कोई पता नहीं चला है, जिससे पूरा परिवार बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि परिवार की किसी से कोई दुश्मनी या विवाद नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती दौर में पुलिस की तत्परता वो नहीं दिखी थी जो आज दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ धुरवा इलाके में गायब बच्चों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन भी शुरू कर दिया गया है। दर्जनों की संख्या में लोग गायब बच्चों को जल्द से कुशल वापसी को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। रहस्यमय तरीके से गायब 2 मासूम भाई बहन की खोज में रांची पुलिस का पूरा महकमा लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद 4 दिन बीत जाने के बाद भी दोनों बच्चों का कोई सुराग तक हासिल नहीं हो पाया है। रांची पुलिस ने बच्चों को खोज निकालने के लिए इनाम की राशि की घोषणा भी कर दी है। बच्चों का पता बताने वाले को 51,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। बच्चों की तस्वीर और पुरस्कार राशि के साथ रांची के विभिन्न इलाकों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम ने किया क्षतिग्रस्त रेलवे पुल का निरीक्षण। कहा, मार्च तक रांची से लोहरदगा स्टेशन के बीच नहीं चलेगी ट्रेन। कोयल नदी पर बने रेलवे ब्रिज का पिलर संख्या 115 के क्षतिग्रस्त होने के बाद लोहरदगा से ट्रेनों का परिचालन ठप है। मामले में मंगलवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने तकनीकी टीम के साथ रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। रेलवे के विशेष स्पीक कोच से लोहरदगा पहुंचे दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्रा ने रेल पुल की स्थिति और ट्रेनों के परिचालन को लेकर समीक्षा की। रेलवे महाप्रबंधक
महाप्रबंधक के निरीक्षण और उनके बयान के बाद ये तो तय हो गया है कि रांची से लोहरदगा स्टेशन तक एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन फिलहाल नहीं होगा। कम से कम मार्च के अंतिम तक तो ये संभव नहीं है। इसके साथ ही लोहरदगा स्टेशन तक मेमू ट्रेन भी नहीं पहुंचेगी। रेल यात्रियों को फिलहाल असुविधा का सामना करना पड़ेगा। वहीं मेमू ट्रेन के परिचालन को लेकर भी कुछ सीमा तय की गई है। महाप्रबंधक ने तकनीकी टीम के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने पिलर संख्या 5 की सबसे पहले मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद पिलर संख्या 6 और 7 की मरम्मत की जाएगी। वहीं 15 फरवरी तक सॉइल टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। महाप्रबंधक ने कहा कि प्रयास किया जा रहा है कि मार्च के अंतिम तक ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाए। सभी मरम्मत कार्य मई 2026 तक पूरे कर लिए जाने की संभावना है। साथ ही रेलवे इस लाइन पर कोयल नदी पर नए पुल के निर्माण को लेकर भी योजना पर काम करेगा। रेलवे महाप्रबंधक ने कहा कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेमू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन लोहरदगा स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर ईरगांव हॉल्ट तक किया जाएगा। यात्रियों को लोहरदगा से ईरगांव तक के लिए बस की सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं लोहरदगा से टोरी के लिए कनेक्टिंग ट्रेन की सुविधा भी शुरू की जाएगी। फिलहाल रांची से लोहरदगा के बीच एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। ड्रंक एंड हिट केस में ताबड़तोड़ छापेमारी, डीएसपी ने कहा जल्द गिरफ्तार होंगे सभी आरोपी। लालपुर इलाके में एक बार के बाहर हुए ड्रंक एंड हिट केस में आरोपियों की पहचान कर ली गई है। शराब के नशे में धुत आरोपियों ने गढ़वा के रहने वाले अंकित सिंह को अपने वाहन से कुचलकर मार डाला था। आरोपी रांची के बाहर के रहने वाले हैं। रांची पुलिस की एक टीम जिले के बाहर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। रांची के सिटी डीएसपी रमन ने बताया कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। बता दें कि रांची के लालपुर चौक के समीप कार सवार युवकों द्वारा गढ़वा के अंकित कुमार सिंह से मारपीट करने के बाद उस पर कार चढ़ाकर कुचल दिया, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना रविवार रात 9 बजे की है। मृतक अंकित गढ़वा के मझियाव थाना क्षेत्र के हरिगांवा गांव के रहने वाले थे। अंकित अपने साथियों के साथ रांची के लालपुर स्थित एक बार में खाना खाने के लिए गए थे। इसी दौरान कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया था। विवाद के दौरान दोनों गुटों में गाली गलौज और मारपीट हुई। उसी बीच अंकित बार से बाहर निकले और सड़क के दूसरी तरफ खड़ी सफेद रंग की कार को आरोपियों द्वारा जान से मारने की नीयत से उस पर चढ़ा दिया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में अंकित को सदर अस्पताल से रिम्स ले जाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले में अंकित के मामा सत्यप्रकाश सिंह ने गढ़वा थाने में 0 एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में पलामू के लेसलीगंज निवासी राजमणि सिंह के पुत्र रमनदीप सिंह, रोशन गुप्ता, अंशुल, विक्की खान समेत 4-5 अज्ञात को आरोपी बनाया गया है। सत्यप्रकाश की ओर से थाने में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि वो अंकित और उसके दोस्त अर्णव उर्फ सेजल और आकाश कुमार के साथ रविवार रात 9 बजे रांची के लालपुर चौक के पास स्थित एक बार में खाना खाने गए थे। उसी दौरान वहां मौजूद एक दूसरे ग्रुप से विवाद हो गया था। आरोप है कि बाहर निकलते समय उस ग्रुप के एक व्यक्ति ने अंकित की ओर इशारा करते हुए उसे गालियां दी। उसके बाद कहासुनी मारपीट में बदल गई। दूसरे ग्रुप के लोगों ने अंकित के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उसी दौरान सड़क के दूसरी तरफ खड़ी सफेद रंग की कार को जान से मारने की नीयत से अंकित पर चढ़ा दिया गया। घटना में आकाश भी गिर पड़ा और उसके दाहिने हाथ की हथेली में चोट आई। सत्यप्रकाश ने आरोप लगाया कि उसके बाद उसी कार से दोबारा अंकित को कुचल दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद अंकित को तत्काल सदर अस्पताल रांची ले जाया गया था। वहां से उसे रिम्स रेफर किया गया था। पेसा नियमावली से भाजपा नेताओं की काली कमाई पर लगेगी रोक, इसीलिए बौखलाई हुई है बीजेपी। झामुमो नेता का बड़ा आरोप। झारखंड में पेसा नियमावली को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पिछले दिन पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार की पेसा नियमावली को असली पेसा कानून की हत्या करार दिया था, जिसके बाद अब झामुमो की ओर से पलटवार किया गया है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और दूसरे भाजपा नेताओं के पेसा नियमावली को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि असल में राज्य की महागठबंधन सरकार जो पेसा नियमावली लाई है, उससे बीजेपी नेताओं की गैरकानूनी कमाई रुकेगी, इसीलिए बीजेपी नेता इतना हंगामा कर रहे हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि पेसा कानून लागू होने के बाद से बीजेपी नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने शेड्यूल 5 इलाकों में पेसा एक्ट 1996 को असरदार तरीके से लागू करने के लिए नियमावली बनाई है, इसीलिए बीजेपी नेता बौखलाए हुए हैं। पेसा कानून से अब उनकी कथित काली कमाई पर रोक लगेगी। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पर भी आरोप लगाया। कहा कि अर्जुन मुंडा ने मुख्यमंत्री के तौर पर लंबा समय बिताया, लेकिन उनके कार्यकाल में पेसा कानून पर 5 पैसे का भी काम नहीं हुआ, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए जनजातीय उपजातियों को लेकर फैसले लिए गए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पर भी सवाल उठाते हुए पूछा कि 2000 में जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्हें पेसा कानून की याद क्यों नहीं आई। उस समय आदिवासियों पर गोलियां चलाई जा रही थीं और आज आदिवासियों के लिए चिंता जताई जा रही है।
सुप्रियो भट्टाचार्य ने दावा किया कि झारखंड की आदिवासी जनता बीजेपी की असलियत जान चुकी है। लोगों ने 2019 और 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले राज्य में दबाव बनाकर माइनिंग लीज दिलाती थी, लेकिन अब पेसा कानून के तहत ग्राम सभा सर्वोच्च है और माइनिंग पर रोक लग चुकी है। यही वजह है कि घबराहट और बौखलाहट साफ दिख रही है। दूसरे राज्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा में पेसा को लेकर क्या प्रावधान है, बीजेपी पहले अपनी सरकारों से जवाब लेकर आए। बीजेपी के सारे कुकर्म अब खत्म हो चुके हैं। पेसा कानून ने उनके आर्थिक खेल पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य का दावा है कि पेसा कानून आदिवासियों के अधिकारों का सुरक्षा कवच है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे लागू करके ऐतिहासिक काम किया है। अब बीजेपी कितना भी विरोध करे, झारखंड की आदिवासी जनता उसके साथ नहीं जाने वाली। देवघर पुलिस की लुटेरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। लूटे गए सामान के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। देवघर जिले के जसीडीह और सारवा थाना क्षेत्र में बीते दिनों आम नागरिकों द्वारा लूट की शिकायतें दर्ज कराई गईं। इसको गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार के स्पष्ट निर्देश के बाद जिले के विभिन्न इलाकों में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसका नतीजा अब सामने आया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई से जुड़े पूरे मामले की जानकारी देवघर एसडीपीओ अशोक सिंह और जसीडीह थाना प्रभारी दीपक कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता में दी। एसडीपीओ ने बताया कि लूट की घटनाओं के खुलासे को लेकर एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके द्वारा लगातार तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शिवम राय, सौरभ श्रृंगारी, साहिल चौधरी और नीरव दास शामिल हैं। गिरफ्तार सभी आरोपी जसीडीह थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने लूट के कई महंगे और अहम सामान बरामद किए हैं, जिसमें 2 एलईडी टीवी, 1 ड्रोन, 3 कैमरा, 11 मोबाइल, 1 कार, 1 बुलेट समेत 2 बाइक और 1 लैपटॉप शामिल है, जो लूट की घटनाओं की पुष्टि करता है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपियों के आपराधिक इतिहास की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल चारों को जसीडीह थाना में रखकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस द्वारा इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने की कोशिश जारी है। देवघर पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में इस लूटकांड से जुड़े और भी अहम खुलासे सामने आ सकते हैं। इस कार्रवाई से साफ है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ पुलिस पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ खड़ी है। मालूम हो कि शहर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए कई जगहों पर टीओपी खोले गए हैं और वहां पर अतिरिक्त पुलिस वालों की तैनाती की गई है, जिससे राहगीरों के साथ छिनतई और लूट की घटनाएं जैसी वारदात न हो सकें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।